Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to ICRA Online Learning Platform. Today's our topic is current affairs. I will be discussing some selected questions from 1st September to 6 September 2022. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक है करंट अफेयर्स। बेसिकली हम 1 सितंबर से 6 सितंबर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Who has been elected as the Prime Minister of United Kingdom? क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लीज ट्रस। नॉट मैरी एलिजाबेथ ट्रस इज़ अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन हु इज़ लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी एंड इज़ ड्यू टू बी अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑन 6 सितंबर 2022। मैरी एलिजाबेथ ट्रस ये एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं और इसी के साथ साथ ये कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर भी हैं। इन्हें अभी 6 सितंबर 2022 में यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। शी बीट हर राइवल बाय 81,326 वोट आफ्टर अ समर लॉन्ग इंटरनल कॉन्टेस्ट स्पार्क्ड बाय बोरिस जॉनसन रेजिग्नेशन इन जुलाई में बोरिस जॉनसन ने रिज़ाइन दिया था। उस टाइम से एक लॉन्ग इंटरनल कंटेस्ट चला आया कि जिसमें नतीजा ये हुआ कि 81,326 वोट के द्वारा मैरी एलिजाबेथ ट्रस ने अपने राइवल को डिफीट किया। शी हैज़ सर्व एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स सिंस 2021 और ये 2021 से कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट एंड फॉरेन के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर काम भी किया है। एंड शी इज़ ऑल्सो मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड इक्वालिटीज़ सिंस 2019 और 2019 में ये वीमेन और इक्वालिटीज़ की मिनिस्टर भी रही हैं। शी हैज़ बिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर साउथ वेस्ट नॉरफॉल्क सिंस 2010। इसी के साथ साथ 2010 में ये साउथ वेस्ट नॉरफॉल्क की एमपी भी रही हैं। शी हैज़ सर्व इन वेरियस कैबिनेट पोजीशंस अंडर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन एंड बोरिस जॉनसन। इसी के साथ साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन एंड बोरिस जॉनसन के अंडर ये वेरियस कैबिनेट पोजीशन में सर्व भी की है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, एज पर NCRB रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉर वीमेन। क्वेश्चन है कि NCRB के रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित महानगर कौन सा है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। सो हैव अ लुक एट द पॉइंट। एज पर NCRB डेटा फॉर द 2019 टू 2021 पीरियड, 2019 से 2021 के पीरियड के लिए NCRB डेटा के मुताबिक दिल्ली इज़ द मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी। दिल्ली जो है ये मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है कि जहां पर 13,1982 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रिकॉर्ड किया गया है 2021 में। ऑफ दी 43,414 क्राइम्स रिपोर्टेड अगेंस्ट वीमेन इन 19 मेजर सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, जिसमें से 43,414 क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन 19 मेजर सिटीज़ में रिकॉर्ड किया गया है पूरी कंट्री में। दिल्ली अकाउंटेड फॉर 32.20% ऑफ द केसेस, कि जिसमें से दिल्ली 32.20% ऑफ द केसेस अकाउंट किया गया है। द नेशनल कैपिटल वाज फॉलोड बाय मुंबई विद 5,543 क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन एंड बेंगलोर विद 3,127 सच क्राइम्स इन 2021। सेकेंड नंबर पर मुंबई आता है, थर्ड नंबर पर बेंगलोर आता है कि जहां पर सबसे ज़्यादा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रिकॉर्ड किया गया है NCRB डेटा के मुताबिक। As per NCRB report, which city has been announced as the safest city in India in 2021? NCRB रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी सिटी को अनाउंस किया गया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सेफ सिटी है।
सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता. So have a look at the point. Kolkata has topped the list of cities with the least number of cognizable offences per lakh of its populations. कलकत्ता ये टॉप लिस्ट सिटीज़ में है कि जहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुए हैं पॉपुलेशन के एतबार से, मेकिंग इट सेफेस्ट सिटी इन इंडिया इन 2021. और इस चीज़ ने कोलकाता को सेफेस्ट सिटी बना दिया है 2021 में. एज़ पर द लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट के लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता हैज़ रिटेन दिस पोजीशन 3 times इन द लास्ट 4 years 2018, 2020 एंड 2021. NCRB रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता ने इस पोजीशन को 3 टाइम रिटेन किया है पिछले 4 सालों में, 2018, 2020, 2021. And the next question is, who has been conferred with Lifetime Achievement Award at the 67 Filmfare Awards? क्वेश्चन है कि 67 फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है. सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष घई. So have a look at the point. Veteran Bollywood director Subhash Ghai was conferred with the Lifetime Achievement Award at the 67th Filmfare Award. कि वेटरन बॉलीवुड डायरेक्टर जिनका नाम है सुभाष घई, इन्हें अभी अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए कंफर्म किया गया है और ये 67th फिल्मफेयर अवार्ड है. ही इज़ नॉन फॉर हिज आइकॉनिक मूवीज़ लाइक कर्ज, विश्वनाथ, परदेस एंड खलनायक अमोंग अदर्स. और इन्हें उनके आइकॉनिक मूवीज़ की वजह से जाना जाता है लाइक कर्ज, विश्वनाथ, परदेस एंड खलनायक. द डायरेक्टर वॉज ऑनर्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा ओवर द ईयर्स. पिछले कई सालों में इंडियन सिनेमा को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है. आउटस्टैंडिंग की वजह से इन्हें ये ऑनर दिया गया है. And the next question is, which city hosted the United Nations session to save biodiversity? क्वेश्चन है कि जैव विविधता को बचाने के लिए किस शहर ने संयुक्त राष्ट्र सत्र की मेज़बानी की है. किस सिटी ने यूनाइटेड नेशन के सेशन जिसका मकसद है बायोडाइवर्सिटी को सेव करना, किस सिटी ने इसे होस्ट किया है. सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, New York. So have a look at the point. The United Nations session to save biodiversity was held at the United Nations headquarters in New York. कि यूनाइटेड नेशन का सेशन जिसका मकसद है बायोडाइवर्सिटी को सेव करना, ये सेशन अभी अभी ऑर्गेनाइज किया गया है यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में. हाउएवर द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ended weeks of negotiation without a treaty to protect biodiversity in the high sea. कि अभी अभी यूनाइटेड नेशन के मेंबर ने निगोशिएशन के वीक को एंड करते हुए बयान दिया है कि बगैर किसी ट्रीटी के बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने पर बातचीत हुई है. इट इज़ एन एग्रीमेंट दैट वुड हैव एड्रेस्ड ग्रोइंग इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस. और ये एक तरह का मुआहदा है, एग्रीमेंट है कि जहाँ पर कि इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस के ग्रोइंग को जहाँ पर एड्रेस किया गया है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द बेस्ट एक्टर एट द 67 फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022. कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किनको बेस्ट एक्टर के तौर पर अवार्ड दिया गया है 67 फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में. सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रणवीर सिंह. सो द 67 फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी प्रेजेंटेड बाय द टाइम्स गुरु ऑनर्ड द बेस्ट इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स ऑफ 2021. 67 फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी को टाइम्स ग्रुप के द्वारा प्रेजेंट किया गया है
कि जिसमें बेस्ट इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म 2021 को ऑनर किया गया है। रणवीर सिंह एंड कृति सेनन वर नेम्ड द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस एट द 67 फिल्म फेयर अवार्ड 2022। तो 67 फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के लिए बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के तौर पर रणवीर सिंह एंड कृति सेनन को नामजद किया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Indian economy has been grown the fastest in the last 12 months with how much percent? क्वेश्चन में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 12 महीनों में कितने प्रतिशत के साथ सबसे तेज़ी से बढ़ी है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 13.5%. सो हैव अ लुक एट द पॉइंट. Indian economy has been grown by 13.5% in the April-June period 2022 कि 2022 का जो पीरियड है अप्रैल और जून में इंडियन इकोनॉमी 13.5% के से ग्रो किया है। दिस इज़ द फास्टेस्ट इन द लास्ट 4 क्वार्टर, और ये पिछले 4 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है। Indian remained the fastest growing major economy as China registered economic growth of 0.4% in the April-June 2022 quarter. और इंडिया जो है ये मेजर ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्रीज़ में शामिल हो गया है, जैसा कि चाइना कि जहाँ पर अभी अप्रैल-जून 2022 के क्वार्टर में 0.4% की ग्रोथ को रजिस्टर किया गया है। The Indian economy grew by 20.1% in April-June 2021 to 2022 as per the data released by the National Statistical Office. कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार 2021 से 2022 में अप्रैल-जून के महीने में इंडियन इकोनॉमी ने 20.1% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो किया है। The gross domestic product expanded by 8.4% in July-September 2021. 2021 में जुलाई सितंबर में 8.4% से इंडिया का जीडीपी एक्सपेंड हुआ है, एंड 5.4% इन अक्टूबर-दिसंबर 2021 और 5.4% अक्टूबर-दिसंबर 2021 में, एंड 4.1% इन जनवरी-मार्च 2022 और जनवरी-मार्च 2022 में 4.1% से इंडियन जीडीपी एक्सपेंड हुआ है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ बीन ऑन द टॉप इन टर्म्स ऑफ रेप। इस क्वेश्चन में है कि एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान. So have a look at the point. Rajasthan recorded the highest number of rape cases in the country in 2021, according to data recently released by the National Crime Records Bureau. NCRB के डेटा के मुताबिक जो रिसेंटली रिलीज़ किया गया है, पूरे कंट्री में 2021 में सबसे ज़्यादा रेप के केसेस राजस्थान में रिकॉर्ड किए गए हैं. ऑफ द टोटल 31,667 रेप केसेस रजिस्टर्ड इन द कंट्री, कि जिसमें से 31,667 रेप केसेस को रजिस्टर किया गया है पूरे कंट्री में. एज मनी एज कि जिसमें सबसे ज़्यादा 6,337 खुद अकेले राजस्थान में रिकॉर्ड किया गया है, और सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश. And the next question is, India's unemployment rate surged to one-year high of which how much percent in August 2022? क्वेश्चन में है कि भारत की बेरोजगारी दर अगस्त 2022 में कितने प्रतिशत के साथ बढ़कर एक वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गई है. सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 8.3%. So have a look at the point given below. India's unemployment rate surged
to one-year high of 8.3% in August, as employment sequentially fell by 2 million to 394.6 million according to data from the center. कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक साल में 8.3% हाई हुआ है, सर्ज हुआ है अगस्त के महीने में, जबकि एम्प्लॉयमेंट सिक्वेंशियली 2 मिलियन से 394.6 मिलियन फॉल किया है अकॉर्डिंग टू डेटा CMIE के डेटा के मुताबिक. During July, the unemployment rate was at 6.8% and the employment was 397 million. The CMIE data added. और जुलाई के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.8% था और जबकि एम्प्लॉयमेंट रेट 397 मिलियन था, जैसा कि CMIE डेटा ने ऐड किया है. And the next question is, National Teachers Day is observed every year on. क्वेश्चन है कि नेशनल टीचर्स डे को हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है. सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5th September. सो हैव अ लुक एट द पॉइंट. द 5th of September इज सेलिब्रेटेड एज टीचर डे ऑल ओवर द इंडिया. कि 5 सितंबर को टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है पूरे इंडिया में. दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द टीचर्स डे टू मार्क द बर्थ डे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण. और इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे के तौर पर इसलिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बर्थ डे को मार्क करने के लिए. हु वॉज द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री. और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये हमारे कंट्री के फॉर्मर प्रेजिडेंट रहे हैं. He was a philosopher, a scholar and the भारत रत्न अवार्डी. इसी के साथ साथ वो एक फ़िलोसफर थे, स्कॉलर थे और भारत रत्न अवार्डी भी थे. He was the second president of India. और इसी के साथ साथ ये सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे 1962 से लेकर 1967 तक. एंड द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और ये पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1952 से लेकर 1962 तक. The Ministry of Education presents the National Teachers Awards on this occasion every year. और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हर साल इसी ओकेज़न पर नेशनल टीचर्स अवार्ड को प्रेजेंट करती है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया ओवरटेक्स विच कंट्री टू बिकम वर्ल्ड्स 5th बिगेस्ट इकोनॉमी. क्वेश्चन है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश से आगे निकल गया है. सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, UK. सो हैव अ लुक एट द पॉइंट. अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, इंडिया लीप्ड पास्ट द UK इन द फाइनल 3 months ऑफ 2021. ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने 2021 के फाइनल 3 months में UK को पीछे छोड़ दिया है टू बिकम द 5th बिगेस्ट इकनॉमी. और ये 5वां सबसे बड़ा इकनॉमी अर्थव्यवस्था बन गया है. द रैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन GDP फिगर्स कंपाइल्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. और जो ये रैंकिंग है ये GDP फिगर्स पर बेस्ड होता है जिसे IMF कंपाइल करता है. इंडिया इज़ बिहाइंड जस्ट द US, चाइना, जापान एंड जर्मनी. अब इंडिया सिर्फ और सिर्फ US, चाइना, जापान और जर्मनी के पीछे है. अ डिकेड अगो इंडिया रैंक्ड 11th अमॉन्ग द लार्जेस्ट इकनॉमीज वाइल द UK वॉज 5th. 10 साल पहले इंडिया का जो रैंक हुआ करता था वो 11वां हुआ करता था लार्जेस्ट इकनॉमीज़ में, जबकि UK 5वें नंबर पे हुआ करता था. India's economy is projected to grow at 7% in 2022 to 2023. और 2022-23 के लिए 7% तक इंडिया के इकनॉमी ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया गया है. इंडिया रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 8.7% इन 2021 एंड 22. और इसी के साथ साथ इंडिया ने 2021-22 में 8.7% के ग्रोथ को रजिस्टर भी किया है.
And the next question is INS Vikrant, India's first indigenous aircraft carrier commissioned by. क्वेश्चन है कि INS विक्रांत जो कि इंडिया का भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये किसके द्वारा कमीशन किया गया है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी. सो हैव अ लुक एट द पॉइंट. Prime Minister Narendra Modi has commissioned INS Vikrant, India's first indigenous aircraft carrier, on 2nd September at कोचीन शिपयार्ड एंड कोची. के 2 सितंबर को कोची में कोचीन शिपयार्ड में नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन किया गया है. It took close to 17 years to design and develop INS विक्रांत, और इसमें INS विक्रांत को डेवलप और डिज़ाइन करने में 17 साल लग गए. द वर्क ऑन इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बिगेन, और इस पर काम अप्रैल 2005 में शुरू हुआ था. द शिप इज़ 262 मीटर लॉन्ग एंड 62 मीटर वाइड, और जो ये शिप है ये 262 मीटर लॉन्ग है, 62 मीटर वाइड है, and it displaces approximately 43,000 टन वाइड फुल्ली लोडेड. और ये INS विक्रांत में फुल्ली लोडेड तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 43,000 टन चीज़ों को रिप्लेस करने का क्षमता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IMF approved a loan of $2.9 billion to which country to tackle its economic crisis. के क्वेश्चन है कि IMF ने अपने आर्थिक संकट से निपटने के लिए किस देश को $2.9 बिलियन के लिए मंजूरी दे दी है? सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका. सो हैव अ लुक एट द पॉइंट. The International Monetary Fund approved a loan of $2.9 billion to Sri Lanka. कि अभी अभी IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $2.9 बिलियन श्रीलंका को लोन के तौर पर देने को अप्रूव कर दिया है. द कंट्री इज़ बैटलिंग इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस सिंस इंडिपेंडेंस इन 1948. और ये कंट्री अपने इंडिपेंडेंस से 1948 से इकोनॉमिक क्राइसिस को, माशी बहरान से जूझ रहा है. श्रीलंकन प्रेसिडेंट विक्रम सिंह, हु इज़ ऑल्सो द कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेजेंटेड हिज फर्स्ट बजट विच एम टू बूस्ट रेवेन्यू एंड फाइट इन्फ्लेशन. और श्रीलंकन प्रेसिडेंट विक्रम सिंह, जो कि खुद कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने पहला बजट को प्रेजेंट किया है, और बजट का एम है रेवेन्यू को बूस्ट करना और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट करना. And the next question is, which company is the manufacturer of Tejas Mark II fighter jet? क्वेश्चन है कि कौन सा कंपनी तेजस मार्क II फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर किया है, मैन्युफैक्चरर कौन सी कंपनी है? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. सो हैव अ लुक एट द पॉइंट. Cabinet Committee on Security has approved Tejas Mark II project. कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क II प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है. इट हैज़ सैंक्शनड 6,500 करोड़ रुपीज़ फॉर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग ऑफ तेजस मार्क II फाइटर जेट. और इस तेजस मार्क II फाइटर जेट के लिए को डिज़ाइन करने के लिए, इसे डेवलप करने के लिए 6,500 करोड़ का लागत आया है. इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और इसे हेल के द्वारा, इट मीन्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा. द एडवांस वर्जन ऑफ द इंडिजिनस तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विल फीचर अ सीरीज ऑफ एडिशंस टू इट्स फ्लाइट एंड फाइट कैपेबिलिटीज़. इसी के साथ साथ इंडिजिनस तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन ने एक सीरीज़ को फीचर किया है कि जिसमें तेजस के फ्लाइट और उसके फाइट कैपेबिलिटीज़ को
बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तेजस 2.0 will be equipped with more powerful engines and indigenously developed active electronically scanned array radar। तेजस 2.0 को इक्विप किया जाएगा मोर पावरफुल इंजन के द्वारा और इसी के साथ साथ इंडिजिनसली इसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरा रडार के द्वारा डेवलप भी किया जाएगा। सो गाइज, ये सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जिसको आज हमने आज के सेशन में डिस्कस किया और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। सो गाइज, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के करंट अफेयर्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।